के सामने पहला नंबर प्रश्न की एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। तो आपको मालूम होगा कि इसके जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वह ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र का आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके पास जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वह इतना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आप अपना आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों और कमेंट अपना आंसर करते जाए चलिएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी अब तक कितनी हो चुकी है। और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और चैनल पर नए जो है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वह टेस्ला होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे टेस्ला नहीं देकर यहाँ पे मान क्या होता है इसका, तो टेस्ला ना देकर यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और कूलम जो होता है यह आवेश का मात्रक होता है, और जो वोल्ट होता है ये विभव तथा विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। और बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन जो होता है वह बल का मात्रक होता है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम भी होता है और टेस्ला भी होता है दोस्तों, याद रखिएगा। आपको ऑप्शन के बारे में इसलिए बताया जा रहा है अधिक से अधिक, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से हल कर पाएँ, यही हमारा उम्मीद है। अब की बार का जो हमारा टारगेट है वह 70 में 70 है। क्या आप दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि 100% उम्मीद है कि आप लाएंगे ही, तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप ला सकते हैं। हमारा मन जो है, आप हमारी मन को कर सकते हैं, इतना उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसे बिल्कुल ही आसानी से हल करेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग बहुत से प्रश्नों को देख चुके हैं कि यहाँ पे धारिता पर आवेश ज्ञात करनी है, तो आवेश इसको ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे समीकरण दिया गया है यहाँ पे, तो ये दोनों जो जुड़ा है यहाँ पे ओम न देकर यहाँ पे फैराड रहेगा दोस्तों, फैराड, ठीक, फैराड रहेगा, फैराड। ओम ना देकर यहाँ पे फैराड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे धारिता का बात हुआ है, तो फैराड आप लोग बना लीजिएगा कॉपी पर अगर उतारते होंगे तो यहीं से हम लोग समझेंगे। तो ये दोनों जो है ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र बताए थे 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2, तो 1/c1 का मान दिया है 9 और c2 का मान दिया है 1/3, तो दोनों का लघुत्तम लेंगे तो यह लघुत्तम आ जाएगा 9 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, ठीक। तो यह हो जाता है कितना 4/9, तो 4/9, तो सी का मान आ जाता है 9/4, याद रखिएगा सी का मान आया है 9/4। चूँकि यहाँ पे आवेश का मान पूछा है और यहाँ पे वोल्ट भी है, तो आवेश का जो मान पूछेगा तो वह क्यू बराबर जो तो होता है वह क्यू बराबर होता है सी भी होता है, तो सी का मान यहाँ पे आ चुका है 9/4, 9/4 आ चुका है, और भी का मान दिया है 12 वोल्ट। तो 12 को 3 टाइम्स में कटाएंगे, यानी कि 4 3 12, और यहाँ पे 9 है तो 9 3 27, 27 कूलम, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है कूलम, तो कूलम में ही इसका मात्रक होता है, तो 27 कूलम इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ओम ना देकर यहाँ पे फैराड लिखिएगा अगर आप कॉपी पर उतारते होंगे तो, ठीक। पहले ही बता चुके हैं आपके सामने। और यहाँ पे जो प्रश्न आप देख रहे हैं कि किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर गोली की तरह दाग दीजिए, क्योंकि इसका आंसर हम बहुत बार आपको सेशन में बता चुके हैं। तो आपका आंसर भी अब तक आ चुका होगा दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि किसी पदार्थ का परावैद्युत ER नियतांक जो हमेशा होता है वह 1 से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी को क्लिक किए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और बात करें यहाँ पे कि किलोवाट घंटा मात्रक है, ये तो सभी को मालूम होगा किलोवाट घंटा किसका मात्रक होना चाहिए। तो वाट यहाँ पे दिया गया है, तो ये नहीं समझिएगा कि शक्ति का मात्रक वाट होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका निर्भर करता है 1 नंबर। तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से ज़रूर तैयारी कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को पूर्णतः पढ़ें और आंसर को आप लगाएं, ठीक। तो किलोवाट घंटा जो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है, यानी कहने का अर्थ है यानी कि इसका सबसे बड़ा जो मात्रक होता है ऊर्जा का वह किलोवाट घंटा ही होता है दोस्तों,
यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप अपना आंसर जरूर लगाते चलिएगा और इसका प्रैक्टिस भी आपको होता रहेगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आप नहीं छोड़ सकते हैं। और ऊर्जा का जूल भी में भी मापते हैं, याद रखिएगा। शक्ति का वॉट होता है, सभी को मालूम होगा। अब बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 6 नंबर जो प्रश्न आपके सामने है, क्या धीरे धीरे पढ़ाएं दोस्तों, एक बार जरूर बताइएगा कि धीरे धीरे समझा कर पढ़ाइए। तो हम धीरे धीरे ही आपको बता देंगे बिल्कुल ही आसानी से कि आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। जब आपको 3 प्रतिरोध 1 ओम के दिए गए हैं तो इनमें से न्यूनतम प्रतिरोध किससे प्राप्त किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 ओम है, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 प्रतिरोध आपको दिया गया है। ठीक, 3, तो जब इसे संयोजन करते हैं तो 1 ओम तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम। तो 1 में अगर 1 से भाग देते हैं तो यह पूर्णतः 1 ओम आ जाएगा। अगर 1 में 2 से अगर भाग देते हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन को भी देख लीजिए, ऑप्शन से रिलेटेड आपको समझ में आ जाएगा। तो 1 में 2 से भाग देते हैं तो यह 0.5 होता है। और जब 2 में 1 से भाग देते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 0.3 आएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनमें से कौन छोटा है, यानी कि न्यूनतम प्रतिरोध पूछा है, न्यूनतम प्रतिरोध। तो न्यूनतम प्रतिरोध जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि सबसे छोटा कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन नंबर डी कैसे आया। एक बार भाग देकर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 में 1 से, और 1 में यहाँ पे ऑप्शन से ही दे देंगे, और 2 में 1 से भाग देंगे, और यहाँ पे ऑप्शन से ही है कि 1/3 को भाग देंगे तो यह 0.3 आता है। और इसको जब भाग देते हैं तो 0.5 आता है। तो यहाँ पे आपको उम्मीद हो सकता है कि समझ में आ गया होगा कि 3 जो है ये छोटा है, ठीक, छोटा है, और 5 जो है ये बड़ा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध यानी कि आर का मान ज्ञात करना है, तो बिल्कुल ही आसानी से ज्ञात करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो धारा जा रहा है इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले इसे ज्ञात करते हैं, फिर इसे ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम पहले हम इसे ज्ञात करते हैं। तो ये जो जुड़ा है ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ठीक, श्रेणी क्रम में जुड़ गया है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध के लिए क्या होता है, R1 + R2 श्रेणी क्रम के लिए, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा। R1 का मान 4 हो गया, और R2 का जब ज्ञात करेंगे, ये R2 है तो R2 का भी मान आ जाता है, ये भी श्रेणी क्रम में है तो ये भी 4 आ जाएगा। ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो अब समानांतर क्रम में यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 4 और ये भी समानांतर क्रम में यहाँ पे पीछा। तो समानांतर क्रम के लिए जो R का मान होता है 1/R1 + 1/R2, तो 1/4 + 1/4 करेंगे तो यह आ जाता है 2, क्योंकि 1 1 2 लघुत्तम सेम है तो यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, 2 टाइम से कट जाएगा 1/2, और आर का मान पूछा है तो आर बराबर हो जाएगा 2 ओम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे आया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेशन अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो चैनल बनाया गया है सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। हम आपको दोस्त की तरह इसलिए मानते हैं क्योंकि दोस्त हमेशा दोस्त का मदद करते हैं। तो आप अगर अंत तक जुड़े रहते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है इस चैनल के माध्यम से। और बोर्ड एग्जाम में तो अब की बार का लक्ष्य है 70 में 70, यानी कि आपका जो रिजल्ट है, यानी कि अब की बार जो हमारा टारगेट है, मान लीजिए आपको तो 70 में, अब प्रैक्टिकल तो वो तो स्कूल पर निर्भर करता है और पैसा आपको दे देते हैं तो उस पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हमारा जो टारगेट है 70 में 70, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होगा, तो वह एम्पियर मीटर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। न्यूटन तो बल का होता है, टेस्ला तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो जाएगा, यह भी आपको मालूम होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि चुंबकशीलता की बीमा क्या होगी, तो ये तो सभी को मालूम होगा कि चुंबकशीलता की बीमा जो होती है वह mL/T⁻², I⁻² होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है। यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यानी कि धारा लूप की त्रिज्या यानी कि r को आधी कर दी जाए, यानी कि r/2, तब चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। जब इसकी त्रिज्या को आधी कर देते हैं तो इसकी चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है कि इसके चुंबकीय आघूर्ण 4 गुना बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे 4 गुना, यानी कि m/4 हो जाता है, यानी कि 4 से भाग दिया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल, ये जो 2 है, जब इसकी त्रिज्या आधी किया जाता है तो इसके चुंबकीय आघूर्ण 1/4 हो जाता है, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण के 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं, इससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 1 से 2 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। प्रश्न रहेंगे 1 से 2 प्रश्न रहेंगे, 100% यहाँ पे लिख कर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इतना हमारा दावा है कि आएगा ही आएगा इससे रिलेटेड 1 से 2%। अब तांबा है, आपको बताना है तांबा क्या होता है। तो आपको मालूम होगा कि तांबा जो होता है दोस्तों, वह प्रतिचुंबकीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय में कौन कौन से आते हैं हम आपको महत्वपूर्ण बता देते हैं। तांबा हो गया, जास्ता हो गया, चांदी हो गया, बिस्मत हो गया। 4 को ले लीजिए, तांबा, जास्ता, चांदी, ये सभी अब बिस्मत प्रतिचुंबकीय में हो जाएगा। और लौह चुंबकीय में 3 ही महत्वपूर्ण है, लोहा, निकेल और कोबाल्ट। ये 3 में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न उत्तर रहेगा, 3 में से ही। अगर पूर्णतः ये देख लेते हैं, ये आपको समझ में आ जाए कि अनुचुंबकीय में भी कौन कौन होता है। तो इसमें प्लेटिनम हो जाएगा, ऑस्मियम हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिचुंबकीय में कौन कौन पदार्थ है और लौह चुंबकीय में, अनुचुंबकीय में। इससे रिलेटेड 2 से 1 प्रश्नोत्तर 100% रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है चुंबकीय ध्रुव पर, भौगोलिक ध्रुव पर, प्रत्येक स्थान पर और चुंबकीय निरक्ष पर। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक जो शून्य होता है, आपको अब तक आंसर भी आपका आ गया होगा कि चुंबकीय निरक्ष पर ही होता है, यानी कि डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाई चांस अगर हमसे क्वेश्चंस पे अगर गलती भी हो जाती है तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों को एक बार ज़रूर हमारे बीच आप लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि गलती तो होता ही रहता है, लेकिन हमारा 100% प्रयास रहता है कि आपके बीच सही में सही लाया जाए, ठीक। और बाई चांस अगर हो जाता है तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम जो सही आंसर होगा आपको पिनअप कर दिया जाएगा, ठीक। तो डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित थे। तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत जो आधारित रहता है वह संबंधित रहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनवाना हो तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं, न्यूटन के नियम, ओम के नियम, फैराडे के नियम या एम्पियर के नियम। तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो नियम दिया गया था वह फैराडे के नियम को ही कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये तो प्रश्न देखते ही आपका आंसर आ चुका होगा। ये तो अब तक जो सेशन ले रहे हैं लगातार इस सेशन को, तो ये हलवा सवाल आपके बीच लग रहा होगा कि इसका राइट आंसर बहुत ही आसान है कि एक प्रतिति विद्युत धारा का आई समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी है से निरूपित है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति W बराबर होता है 2πf। ये सूत्र आपको महत्वपूर्ण आपको याद होना चाहिए, 2πf। तो W का मान दिया है 100 पाई टी, और यहाँ पे 100 पाई टी तो मात्रक है तो इसको हटा देंगे, 100 पाई, और यहाँ पे 2πf ये आवृत्ति है। 2 पाई से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा 50 टाइम्स में, तो F बराबर हो जाएगा 50, ठीक। अगर हर्ट्ज में मान रहता तो हर्ट्ज इसी को लगा लेते, बट यहाँ पे हर्ट्ज मान नहीं है,
तो टर्ज नहीं है तो 50 ओनली इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ये 50 कैसे आया। तो ये सूत्र से ही आया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्रश्न को देख रहे हैं तो आपको मालूम अब तक हो गया होगा कि शीर्ष धारा आई नॉट और वर्गमूल माध्य धारा IRMS में संबंध होता है। तो इसके बीच जो सही संबंध होगा दोस्तों वह होता है इसका, जो आई नॉट बराबर हो जाएगा वह √2 IRMS हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपना आंसर मिलाते चलिएगा। और उससे रिलेटेड एक और प्रश्न है आपके सामने कि एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I बराबर होता है 60 साइन 100πt धारा के मूल माध्य का वर्ग मान क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि IRMS बराबर होता है आई नॉट बराबर आई नॉट अपॉन √2। तो यहाँ पे आई नॉट का मान दिया है 60, क्योंकि 100 पाई जो है साइन 100π ये तो ओमेगा डब्ल्यू का मान होता है, यानी कि ओमेगा का मान होता है। तो यहाँ पे आई नॉट का मान दिया गया है 60, तो 60 अपॉन √2, यानी कि इसका वर्गमूल माध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे आया। तो IRMS पर ये सूत्र पर आधारित है आई नॉट अपॉन √पाई। तो आई नॉट का मान दिया है 60, तो 60 यहाँ पे दर्शा देंगे, 60 अपॉन √पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है कि क्या टाइम हम अधिक ले रहे हैं, एक बार जरूर बताइएगा कि समझाने में हम अधिक समय ले रहे हैं, तो एक बार जरूर बताइएगा कि टाइम हम अधिक ले रहे हैं। तो आपके बीच इस जल्दी जल्दी में करवा देते हैं। अब जितने भी प्रश्न आएंगे कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का इनमें से बताना है कौन से, क्या अल्फा किरण है, बीटा किरण है, या गामा किरण है, या डी है, इनमें से कोई नहीं। जब पूछेगा विद्युत चुंबकीय गुण वाले जो तरंग है तो वह गामा किरणें के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि सी। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी को बताए हैं उनका सही आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न आता है कि सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है वह गामा किरणों की होती है, किसी भी प्लेट को छेद कर सकती है, यानी कि पार कर सकती है। और ये जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, आपको बताना है कौन सी नहीं है। तो जो अल्फा किरणें होती है ये नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है सही आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होता है। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसकी तरंग दैर्घ्य यानी कि लेमडा क्या होता है। तो जब कांच में प्रवेश करता है तो वह घटने लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है सही आंसर हो जाएगा। और मृगमरीचिका का कारण क्या है, हम लगभग 100 से अधिक बार आपके बीच इस प्रश्न को लाए हैं या बताए हैं, ठीक। तो मृगमरीचिका घटना अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो जो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी रहता तो इसका 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और एक पूछा जाता है कि प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर आधारित है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही आधारित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है सही आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसे बनाएंगे तो एक पाना में पूर्णता जाएगा, लेकिन हम आपको आसानी से बता देते हैं कि एक लेंस यानी कि एक माध्यम का यहाँ पे अपवर्तनांक दे दिया गया है कि एक लेंस की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पे दो अपवर्तनांक दर्शाए गए, एक हवा का एक कांच का मान लीजिए दर्शाते हैं। तो फोकस दूरी 1/FL यानी कि लंबाई बराबर हो जाएगा म्यू कांच के सापेक्ष हवा का सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो एक हवा का तो दिया गया है यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 1.5 और -1 होता है। और यहाँ पे जो R1 माइनस 1/R2 होता है। तो इसे जब ज्ञात करते हैं 1/F तो ये तो कट के 1 हो जाएगा। और यहाँ पे तो इतना ही दर्शा देंगे, मान लीजिए इतना ही दर्शा देंगे, ठीक।
तो 1 - 1 जब आपको समझ में आ गया होगा कि एक में से एक घटेगा तो जीरो होगा, तो 1/FL बराबर जीरो, सभी का मान जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो में कुछ भी से महासंख्य से भी गुना करेंगे तो वह जीरो ही होता है। चूँकि यहाँ पे हम समझ जाते हैं, यहाँ से यहाँ हम लोग लेकर चाहते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि जब 0/1 में कुछ ही से भी भाग देते हैं, 0/1 में अगर जीरो में कुछ से भी भाग देते हैं वह तो अनंत ही होता है, यानी कि इन्फिनिटी भी होता है। तो यहाँ पे जो फोकस दूरी आएगा वह इन्फिनिटी ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सभी जो एक वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जितने भी न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप बता दीजिए। धारता से रिलेटेड, ओम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके बीच देखने को मिल रहा है प्रकाश से रिलेटेड, तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तब संयोग की फोकस दूरी क्या होती है। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी क्या होती है। तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वह f/2 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है सही आंसर हो जाएगा। ये तो प्रश्न बच्चों वाली सवाल, अब जब देखते हैं इस प्रश्न को तो ये बच्चों वाली अब सवाल लग रहा होगा आपका कि ब्यूस्टर का नियम होता है। तो ब्यूस्टर का नियम जाहिर सी बात है म्यू बराबर होता है 10 IP, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है सही आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी को क्लिक किए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये प्रकाश की चाल कितनी होती है। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। प्रकाश की चाल, ये प्रकाश की चाल कितनी होती है एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। अगर आप आंसर बता देते हैं तो बहुत ही अच्छा है कि प्रकाश की चाल क्या होता है, एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न है कि प्रकाश किरण के तीखे कोण पर से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। मान लीजिए प्रकाश की किरण आ रही है और किसी तीखे कोण से मुड़ने की घटना जो कहलाती है वह विवर्तन कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल ही 100% राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और यहाँ पे जो प्रश्न है कि प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है। तो प्लांक स्थिरांक की यहाँ पे बीमा पूछा गया है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दाग दीजिए गोली की तरफ, क्योंकि अब आप बिल्कुल ही तैयार हो चुके हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्लांक स्थिरांक की जो बीमा होती है mL²T⁻⁻1, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और बात करें, ये तो प्रश्न हलवा सा सवाल है, इस प्रश्न अब तक आपको भारी लग रहा होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप आंसर भी याद कर चुके होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी होता है, ठीक। लेकिन ये सी कैसे आया, किस रिलेटेड से आया, तो हम आपको आसानी से बताते हैं कि एक प्रकाश सुग्राही धातु फाई बराबर होता है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपतित फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। तो हमारे आइंस्टीन साहब ने जो सूत्र दिया था, बताए थे कि ई बराबर जो होता है वह फाई नॉट प्लस के इंटू ई नॉट, ठीक। ई नॉट जो है गतिज ऊर्जा की अधिकतम मान है, तो अधिकतम मान हो जाएगा, ये आइंस्टीन साहब ने बताए थे, ठीक। तो फोटोन की ऊर्जा जो होती है, फोटोन की ऊर्जा माने यहाँ पे ऊर्जा लिख देते हैं, ऊर्जा वह ई बराबर हो जाएगी, एक तो यहाँ पे के तो नियतांक है, ठीक है, और यहाँ पे फाई का जो मान दिया गया है 2.1 प्लस और ई एक का गतिज ऊर्जा जो है वह दिया गया है 0.9। तो जब इसे जोड़ते हैं 0.9 और 2.1 तो वह मान आता है 3। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि ये कैसे आया। तो ये इसी ऐसे ही इसका मान आता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों, तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि डाउट क्लियर हो गया है। और सेशन अच्छी लग रही हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हों तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ प्रश्न के निम्नलिखित में
किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादन किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्वांटम सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये तो प्लांक के द्वारा ही किया गया था क्वांटम सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न देखते हैं तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा। किसी परमाणु के आयतन तथा नाभिक के आयतन की निष्पत्ति किस कोटि की होती है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपके अनुसार क्या होना चाहिए? तो जल्दी से इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किस कोटि की होती है। तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर जो बी है 10 के पावर 15 उनका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दे दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार करवाया जा चुका है आपके सामने कि परमाणु के नाभिक जो होता है वह किसके बने होते हैं। तो प्रोटॉन होता है और उसके भीतर न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं रहता क्योंकि ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आइंस्टीन साहब ने भी आ चुके हैं इस प्रश्न में कि द्रव्यमान और ऊर्जा के समतुल्य है जो है वह सही संबंध इसमें से कौन है। तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा कि आइंस्टीन का नियम क्या होता है। 11th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर जो होता है ई बराबर जो होता है वह mc²। ये खतरनाक जो आइंस्टीन साहब है उनके द्वारा ये दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ई बराबर mc²। और ये प्रश्न के बारे में पूछा जाए तो ये तो अब हलवा लग रहा होगा आपको कि ये प्रश्न हम जो सेशन है बहुत बार डिस्कस करवा चुके हैं होंगे। तो दार्शनिक संख्या 25 का निम्नलिखित में द्विधारी संख्या क्या होगा? तो जल्दी से इसको हम लोग हल करते हैं। 25 जो पूर्णतः जब कट जाएगा तो शेषफल 0, और जो पूर्णतः नहीं कटेगा तो शेषफल 1। तो 12 से जाएगा, 12 दूनी 24, 1 25, और फिर 2 से भाग देंगे तो पूर्णतः अगर कट गया तो शेषफल यहाँ पे 0, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो पूर्णतः कट गया है तो यहाँ पे शेषफल 0, फिर यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, और यहाँ पे 1 एक नीचे जो है वह 1 है दोस्तों। ठीक, तो नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं तो नीचे 1 1, नीचे 1 1 है, 1 1 है, यहाँ पे डबल 0 है और यहाँ पे 1 है, तो डबल 0 1, और यहाँ पे बेस में 2। तो देखेंगे डबल 1 डबल 0 1 बेस में 2 तो होए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। किसी भी संख्या को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इसी के माध्यम से। और अब तो बहुत ही कम सवाल बचा हुआ है कि जर्मेनियम क्रिस्टल में एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आवश्यक अपद्रव्य परमाणु की जो संयोजकता होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए। तो ये प्रश्न पहली बार इस सेशन में हो रहा है, तो इसे बिल्कुल ही आसानी समझेंगे कि जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए, और ये जब एन टाइप कहेगा तो उस समय जो परमाणु अपद्रव्य की संयोजकता होनी चाहिए एन टाइप के लिए जो होता है वह होता है 5। अगर वहीं पी टाइप कहता तो उसमें 3 होता। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद को इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से 100% बना सकते हैं। क्या हम सही बोल रहे हैं दोस्तों कि आप बना देंगे? उम्मीद है कि आप बना सकेंगे। और गेट के लिए बूलियन व्यंजक आप दिल पर हाथ रखकर कहिए कि ये प्रश्न हम 100 बार से अधिक बार नहीं बता चुके होंगे, तो आप बताइए। तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा कि और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है। तो और के लिए ए और बी बराबर वाई, हम सिर्फ इसी को बताते हैं कि और गेट के लिए, तो और गेट के लिए ए जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है ये नैंड गेट के लिए है। और यहाँ पे जो प्रश्न है कि 35 नंबर जो प्रश्न की आयाम मार्डलन सूचकांक क्या होता है। तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि आयाम मार्डलन सूचकांक को जो होता है वह 0 तथा 1 के हमेशा ही बीच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छी लगी होंगी। अगर ये सेशन आपको अच्छी लगी होंगी तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए जुड़े हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से महत्वपूर्ण सेशन आते रहेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में अब की बार का जो हमारा लक्ष्य है वो 70 में 70 वो हो जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।